नमस्ते छात्रों, 12वीं हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम व्यावहारिक हिंदी की जानकारी यहाँ पर लेंगे। व्यावहारिक हिंदी में पहली जो एकांकी है हमें पढ़ने के लिए वो है पल्लवन, जिसके लेखक है डॉक्टर दयानंद तिवारी। पल्लवन इस शब्द का अर्थ क्या होता है? पल्लवन इस शब्द का अर्थ होता है जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं और उस पौधे को धीरे धीरे 1, 2, 3, 4 पत्ते जैसे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे वो पल्लवन उसका हो रहा है, वो पौधा बढ़ता जा रहा है। 1 पत्ता, 2 पत्ते, फिर 50 पत्ते, फिर 100 पत्ते, उसकी शाखाएं फूटती है और एक बड़ा वृक्ष वहाँ पर तैयार होता है। उसे वहाँ पर पल्लवन कहा जाता है। आपको स्क्रीन पर भी एक चित्र दिखाई दे रहा है। उसे जो है वहाँ पर एक पेन दिखाई दे रहा है आपको, और उस पेन को अलग प्रकार के पत्ते फूटे हुए हैं, उसे पल्लवन कहा जा रहा है। तो ये लेखनी द्वारा फूटे गए पत्ते हैं, इसलिए इस एकांकी को पल्लवन ऐसा नाम यहाँ पर दिया गया है। अब पल्लवन इस शब्द का अर्थ विस्तार भी हमें लेना है कि कोई एक कहावत अगर हमें कही जाती है, कोई एक मुहावरा अगर हमें कहा जाता है, तो उसका विस्तारीकरण हमें वहाँ पर अपनी कल्पना से, अपने सोच से, अपने उस विषय की जानकारी के अनुसार हमें उसका विस्तार वहाँ पर करना पड़ता है। उसे पल्लवन ये उदाहरण के साथ स्पष्ट किया गया है कि जैसे एक छोटे से पौधे को अलग अलग पत्ते फूटते हैं, उसी प्रकार से हमारे विचारों को, हमारे जानकारी को भी पल्लवित हमें करना चाहिए, विस्तारित उसे करना चाहिए, ऐसा उसका मतलब यहाँ पर होता है। पल्लवन के लेखक डॉक्टर दयानंद तिवारी, इनका परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। इनका परिचय देखते वक्त हमें यहाँ पर जानकारी मिल रही है कि डॉक्टर दयानंद तिवारी जी का जन्म 1 अक्टूबर 1962 को महाराष्ट्र में जिला रायगढ़ के खोपोली गांव में हुआ है। 1 अक्टूबर इनका जन्म है। देखिए 1962 साल में महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में खोपोली नामक छोटा गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। आप सफल अध्यापक होने के साथ साथ समाजशास्त्री तथा प्रतिबद्ध साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। ये अध्यापक है पेशे से, ये अध्यापन का काम करते हैं और इसीलिए अलग अलग कल्पनाएं, अलग अलग विचार जो है इनके दिमाग से वहाँ पर बाहर आते हैं, और इसीलिए पल्लवन जैसी एक साहित्य विधा की जानकारी वो हमें यहाँ पर दे रहे हैं। ये समाजशास्त्री है तथा साहित्यकार के रूप में भी चर्चित है। विविध विषयों पर किए जाने वाले गहन चिंतन के फलस्वरूप आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में सम्मिलित होते रहे हैं। आकाशवाणी माने रेडियो, दूरदर्शन ये नेशनल चैनल है, और इन राष्ट्रीय चैनलों पर आयोजित परिचर्चाओं में ये सम्मिलित होते रहे हैं। महाविद्यालयीन समस्याओं के प्रति आप निरंतर जागरूक रहते हैं। अध्ययन, अध्यापन आदि शैक्षिक विषयों को लेकर आपका लेखन कार्य निरंतर समाज को दिशा निर्देश कराता है। आपने विभिन्न राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में समसामयिक विषयों पर मंतव्य रखा है। माने अपने विचार रखे हैं, अपना मत उन्होंने वहाँ पर व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय सेमिनार जहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, संगोष्ठी माने सेमिनार, और उन सेमिनार में इन्होंने अपना मत वहाँ पर रखा है। आपकी भाषा अत्यंत संप्रेषणीय और प्रभावोत्पादक है, माने प्रभाव निर्माण करने वाली इनकी भाषा है साहित्य की। जिस भाषा में ये साहित्य लिखते हैं वो भाषा इनकी प्रभाव निर्माण करने वाली है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, माने इन्होंने साहित्य सृजन क्या क्या किया है, तो साहित्य का समाजशास्त्र, समकालीन हिंदी कहानी, विविध विमर्श, चित्रा मुदगल के कथा साहित्य का समाजशास्त्र, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी के विविध आयाम आदि साहित्य इन्होंने लिखा हुआ है। अब प्रस्तुत जो पल्लवन हमें पढ़ने के लिए है पाठ, वो एक एकांकी है। अब एकांकी इस विधा का परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। तो एकांकी मतलब हिंदी साहित्य में एकांकी का विशिष्ट स्थान है। एकांकी को सरल भाषा में नाटक का लघु रूप कहा जाता है। नाटक का ये छोटा सा रूप है जिसे हम एकांकी कहते हैं। एकांकी नाटक का एक छोटा सा रूप। एकांकी का तात्पर्य होता है जिसमें एक ही अंक होता है। जैसे बहुत बड़ा नाटक होता है जिसमें मध्यांतर होता है, मध्यांतर के बाद नाटक का दूसरा भाग दिखाया जाता है, लेकिन इसमें मध्यांतर नहीं होता है। नाटक एक ही अंक में वहाँ पर ख़त्म होता है। और छोटे से इस लघु रूप नाटक में जो महत्वपूर्ण बात है वह यहाँ पर अभिनेताओं द्वारा, नायक नायिकाओं द्वारा यहाँ पर उसकी एक्टिंग वहाँ पर की जाती है। इसे नाटक का लघु रूप कहा जाता है एकांकी को। जीवन के किसी एक अंश, प्रसंग को एक ही अंक में प्रभावशाली ढंग से मंच पर प्रस्तुत करना एकांकी की विशेषता है।
अपनी बात को व्यक्त करने हेतु वर्तमान समय में एकांकी को उपयोग में लाना लेखक के लिए उपयुक्त सिद्ध होता है। पाठ परिचय माने प्रस्तुत पाठ में लेखक क्या बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पल्लवन की प्रस्तुति एकांकी विधा में की गई है। साहित्य शास्त्र में पल्लवन लेखन को उत्तम साहित्यकार का लक्षण माना गया है। प्रस्तुत पाठ में पल्लवन अर्थात किसी उद्धरण, सूक्ति, सुवचन के विस्तारित अर्थ लेखन को अत्यंत सरल शैली में समझाया गया है। पल्लवन शब्द की अवधारणा का प्रतिपादन और उसका साहित्य शास्त्रीय विवेचन प्राप्त हुआ है। पल्लवन लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट करते हुए व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालता है। और पल्लवन जो है लेखन के विविध अंगों और नियमों को स्पष्ट तो करता ही करता है, लेकिन साथ साथ में व्यावहारिक हिंदी के विभिन्न क्षेत्र में उसकी कितनी उपयोगिता है ये भी यहाँ पर प्रकाश डालता है। देखिए दोस्तों, पल्लवन इस शब्द का अर्थ मैंने शुरुआत में ही आपको बताया हुआ है, जिसमें एक छोटे से पौधे को जैसे पत्ते फूटते हैं, अंकुरित होता है वो पौधा, धीरे धीरे वो बढ़ता है, उसे वहाँ पर पल्लवन हम कहते हैं। और साहित्य क्षेत्र में पल्लवन का तात्पर्य कोई भी सूक्ति कही जाती है, सुवचन कहा जाता है, सुविचार कहा जाता है, या फिर जो है कहावत कही जाती है, मुहावरा कहा जाता है, तो उसका विस्तार यहाँ पर करना पड़ता है कि उस एक छोटे से वाक्य में, उस छोटे से सूक्ति में, उक्ति में, सुविचार में बहुत गहन अर्थ छुपा हुआ होता है और वो हमें हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे कल्पना के अनुसार स्पष्ट करना होता है। अब उसका स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया जा रहा है एकांकी के द्वारा। देखिए दोस्तों, अब एकांकी के शुरुआत में ही समय यहाँ पर वर्णन किया गया है कि प्रातः 11 बजे का समय है, सुबह 11 बजे का समय है, स्थान है 12वीं की कक्षा, वहाँ पर रंगमंच है। जैसे ये एकांकी चल रही है ऐसा हमें समझ लेना है कि सामने रंगमंच है, स्टेज है, उस स्टेज पर सुबह 11 बजे का टाइम दिखाया जा रहा है और माहौल ऐसा दिखाया जा रहा है कि दो बेंच पड़े, वहाँ पर 2-4 बोर्ड है वहाँ पर, और कक्षा जैसे वर्णन है 12वीं की कक्षा वह है और उस कक्षा में एक एक करके विद्यार्थी प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से ये मंच का रूप वहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है रंगमंच में। और उतने में जो है एक एक करके विद्यार्थी का प्रवेश होता है, छात्रों का प्रवेश होता है। छात्र आपस में कुछ बातें करते हैं, कुछ ऊंचे स्वर में, कुछ एक दूसरे को पुकार रहे हैं, क्योंकि अध्यापक कक्षा में नहीं है इसलिए बच्चे अपना अपना व्यवहार वहाँ पर कर रहे हैं। और तभी हिंदी शिक्षक का कक्षा में प्रवेश होता है और वो प्रवेश करते हैं। तब सभी विद्यार्थी खड़े होकर नमस्ते सर, जैसे कि हमने स्कूल में, कॉलेजों में जैसे ही कक्षा में अध्यापक प्रवेश करते हैं तो सब छात्र खड़े होकर उन्हें नमन करते हैं, उन्हें नमस्ते करते हैं। उसी प्रकार से इस क्लास के भी छात्र खड़े होकर उन्हें नमस्ते सर कहते हैं और अध्यापक उन्हें कहते हैं नमस्ते विद्यार्थियों, बैठ जाइए, हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम पढ़ाना पूर्ण हो गया है, परीक्षाएं समीप है, अब हमें प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का आकलन एवं अध्ययन करना चाहिए। क्या आपने प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है? ऐसा सवाल अध्यापक जो है उन छात्रों से पूछते हैं कि हमने अब पूरे हिंदी पाठ्यक्रम का अध्ययन यहाँ पर कर लिया है, 12वीं के परीक्षाएं नज़दीक आ रही है, अब हमें प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में जानकारी यहाँ पर लेनी चाहिए। तो क्या आप प्रश्न पत्र का अवलोकन आपने किया है? प्रश्न पत्र का अवलोकन किया है, उसका प्रारूप आपने देखा है? ऐसा सवाल वहाँ पर अध्यापक पूछते हैं। तो रोशन नामक लड़का वहाँ पर खड़ा होता है। रोशन कहता है जी सर, प्रश्न पत्र का अध्ययन हमने भली भांति किया है। तो अध्यापक कहते हैं तो क्या प्रश्न पत्र की दृष्टि से कोई ऐसा प्रश्न है जो आपको उत्तर लिखने की दृष्टि से कठिन जान पड़ता है? तो अध्यापक उनसे सवाल करते हैं कि क्या प्रश्न पत्र के में ऐसा कोई सवाल है जो आपको कठिन लगता है, जिसका जवाब कैसे लिखना है ये आपको पता नहीं है, ऐसा कोई सवाल है क्या? तो छात्र वहाँ पर जवाब देते हैं। उसमें प्रतीक नाम का लड़का है। प्रतीक वहाँ पर कहता है सर, प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न बड़े ही सरल है और आसान है। क्योंकि पढ़ाकू छात्र है इसलिए ये कहता है प्रतीक नाम का लड़का कि सारे ही प्रश्न बहुत ही आसान है और सरल है। तो अध्यापक कहते हैं ये तो बड़ी अच्छी बात है, लगता है आप लोगों ने प्रश्न पत्र की या फिर उसके अलग अलग विभागों के प्रश्नों को बारीकी से नहीं देखा है। तो शीतल नामक लड़की कहती है सर आपने बिल्कुल सही कहा है, व्यावहारिक हिंदी से संबंधित एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर मैं मन में कठिनाई अनुभव कर रही हूँ। तो शीतल नामक लड़की कहती है कि सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि हमने अलग अलग विभागों को बारीकी से नहीं देखा, लेकिन जब मैंने बारीकी से देखा तो व्यावहारिक हिंदी में एक प्रश्न है जिसके उत्तर को लेकर कठिनाई मेरे मन में आ रही है।
तो अध्यापक कहते हैं कि कौन सा प्रश्न? मुझे लगता ही था कि व्यावहारिक हिंदी विभाग के किसी न किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में शंका होगी। शीतल कहती है, जी सर, मैं पल्लवन इस घटक को लेकर दुविधा अनुभव करती हूँ। पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है और इसकी व्याख्या क्या होती है? ऐसे 2-3 सवाल जो है शीतल नामक लड़की पल्लवन के बारे में अध्यापक से पूछती है कि पल्लवन इस घटक को लेकर मैं दुविधा अनुभव करती हूँ। मेरे मन में सवाल है कि पल्लवन किसे कहते हैं, इसका उत्तर कैसे लिखा जाता है या इसकी व्याख्या क्या होती है? तो अध्यापक जवाब देते हैं, विद्यार्थी मित्रों, क्या पल्लवन घटक आप सभी को कठिन जान पड़ता है या नहीं जान पड़ता है? तो प्रतीक, रोशन एक साथ वहाँ पर कहते हैं, जी सर, हमारा ध्यान इस घटक से थोड़ा हट गया था। हम सभी आपसे निवेदन करते हैं कि आप पल्लवन पर विस्तार में प्रकाश डालिए। अध्यापक कहते हैं, फिर भी रोशन, पल्लवन से क्या तात्पर्य है? तुम इस विभाग के बारे में क्या जानते हो? तो रोशन कहता है, हाँ, मैं इतना जानता हूँ कि पल्लवन लिखना भी एक कला है। अध्यापक कहते हैं, पल्लवन बहुत कुछ है, इसे प्रत्येक लेखक, शिक्षक व विद्यार्थी को जानना चाहिए। गौरांश नामक लड़का कहता है, इतनी ज़रूरी क्यों है पल्लवन की जानकारी? अध्यापक कहते हैं, ऊपरी तौर पर पल्लवन सहज लगता है, परंतु उसकी परिभाषा तथा विशेषताएं जाने बिना इस कला को कोई आत्मसात नहीं कर सकता। रोशन कहता है, आप इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाल सकते हैं सर? परिभाषा माने इसकी संज्ञा, इसकी व्याख्या आप बता सकते हैं सर? ऐसा सवाल रोशन कहता है। अध्यापक वहाँ पर कहते हैं, हाँ, क्यों नहीं। हिंदी में पल्लवन शब्द अंग्रेजी एक्सपांशन शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। अंग्रेजी में जिसे हम एक्सपांशन कहते हैं उसे ही हिंदी में पल्लवन कहा जाता है। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार अथवा फैलाव। यह संक्षेपण का विरुद्धार्थी शब्द है। संक्षेप माने छोटा रूप और इसका विरुद्धार्थी शब्द है विस्तार, फैलाव। जब किसी शब्द, सूक्ति, उद्धरण, लोकोक्ति, गद्य, काव्य, पंक्ति आदि का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसका दृष्टांतों, उदाहरणों अथवा काल्पनिक उड़ानों द्वारा 200 से 300 शब्दों में विस्तार करते हैं तो उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना पल्लवन है। और इस प्रकार से अध्यापक जो है बच्चों को बताते हैं कि पल्लवन का मतलब क्या होता है। तो अंग्रेजी में जिसे हम एक्सपेंशन कहते हैं उसे ही हिंदी में पल्लवन कहा जाता है। पल्लवन का अर्थ होता है विस्तार या फैलाव। ये संक्षेप जो शब्द होता है ना, संक्षेप माने छोटा रूप, तो संक्षेप का ये विरुद्धार्थी शब्द है फैलाव, विस्तार। किसी शब्द को, किसी उक्ति को, किसी उद्धरण को, लोकोक्ति को, गद्य को या काव्य पंक्ति को एक बार हम कहते हैं तो उसे उस एक पंक्ति का, इस एक उदाहरण का, एक गद्य काव्य का, उसका दृष्टांत द्वारा, उदाहरणों द्वारा, काल्पनिक उदाहरणों द्वारा हम जब 200 से 300 शब्दों में उसका विस्तार करते हैं तब उसे पल्लवन कहते हैं। अर्थात विषय का विस्तार करना ही पल्लवन है, ऐसा मतलब अध्यापक समझाते हैं। रिदिम नाम का लड़का बोलता है, तो क्या पल्लवन का मतलब सिर्फ विषय का विस्तार करना है? अध्यापक कहते हैं नहीं, सिर्फ विस्तार नहीं, उसकी और भी कुछ विशेषताएं और नियम होते हैं। गौरांश कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। अध्यापक बताते हैं, आइए मैं समझाता हूँ। हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से उसे समझाया जा सकता है। और अध्यापक कहते हैं कि हर भाषा में कुछ ऐसे लेखक होते हैं जो अपने विचारों को सूक्ष्म और संक्षिप्त रूप में रखते हैं। उन्हें समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, तो ऐसे समय में पल्लवन के माध्यम से हम उसे समझा सकते हैं। जैसे रोशन कहता है, तो क्या पल्लवन से तात्पर्य निबंध है? अध्यापक कहते हैं नहीं, कई लोग निबंध और पल्लवन को एक मानने की गलती करते हैं। वास्तव में इन दोनों में अंतर है। निबंध में किसी एक विचार को विस्तार से लिखने के लिए कल्पना, प्रतिभा और मौलिकता का आधार लिया जाता है। पल्लवन में भी विषय का विस्तार होता है, परंतु पल्लवन में विषय का विस्तार एक निश्चित सीमा के अंतर्गत किया जाता है। तो रिद्धिम कहता है, सर पल्लवन में क्या विचार के साथ साथ भाषा विस्तार पर भी ध्यान देना चाहिए? तो अध्यापक कहते हैं, हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न पूछा, मैं इस पर आ ही रहा था। वैसे भी भाषा का विस्तार करना एक कला है। इसके लिए भाषा के ज्ञान के अलावा विश्लेषण, संश्लेषण, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल्य की आवश्यकता होती है।
इसमें भी आख्याता के प्रत्येक अंश को विषय वस्तु की गरिमा के अनुकूल विस्तारित करना होता है। भाव विस्तार को भी पल्लवन कहा जाता है। इस प्रकार से लेखक जो है यहाँ पर किस प्रकार से पल्लवन का मतलब भाषा का विस्तार करना एक कला है और किस प्रकार से उसे विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, तार्किक क्षमता के साथ साथ अभिव्यक्तिगत कौशल की उसमें आवश्यकता होती है। तार्किक माने हमें जो भी ज्ञान प्राप्त है, अंदाज़ा है उस विषय के बारे में, उसके अनुसार हमें उसका विस्तार करना वहाँ पर करना होता है। वो विस्तार करना भी एक कौशल्य होता है, एक कला होती है। इस प्रकार का मतलब यहाँ पर अध्यापक समझा रहे हैं। तो तन्वी नामक छात्र वहाँ पर पूछती है, सर जी क्या पल्लवन में भाव विस्तार के साथ साथ चिंतन भी होता है? चिंतन माने विचार। तो अध्यापक कहते हैं, अच्छा प्रश्न पूछा तुमने। पल्लवन में भाव विस्तार के साथ चिंतन का स्थान भी महत्वपूर्ण होता है। संसार में जितने महान चिंतक, साहित्यिक, विचारक हैं, उनके गहन चिंतन के क्षणों में जिन विचारों और अनुभूतियों का जन्म होता है, उसमें सूत्रात्मकता आ जाती है। सरसरी दृष्टि से पढ़ने पर उसका सामान्य अर्थ ही समझ में आता है, किंतु उसके सम्यक अर्थबोध एवं अर्थ विस्तार को समझने के लिए हमें उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। जो हम उस गंभीर भाव वाले वाक्य खंड, वाक्य या वाक्य समूह में गोता लगाते हैं, त्यों हम उसे मर्मस्पर्शी भाव को समझने लगते हैं। अर्थात छोटे छोटे वाक्यों या वाक्य खंडों में बंद विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना ही पल्लवन है। और यहाँ पर देखिए कि एक छोटा सा विचार कोई बड़ा विचारक जो होता है वो व्यक्त करता है, लेकिन उस वाक्य में उस छोटे छोटे वाक्यों के विचारों को खोल देना, फैला देना, विस्तृत कर देना, उसके मर्म स्पर्शी भावों को समझना वहाँ पर पल्लवन है। ऐसा मतलब अध्यापक वहाँ पर बताते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं के बारे में एक वाक्य कहा है कि उठो और बढ़ चलो और तब तक रुको नहीं जब तक अपना ध्येय साध्य न कर पाओ। अब ये वाक्य है, देखिए, उठो बढ़ चलो और तब तक रुको नहीं जब तक अपना ध्येय साध्य न हो। अब इस वाक्य में स्वामी विवेकानंद जी कहा गया ये वाक्य है, ये एक वाक्य है, लेकिन इस वाक्य में कितना मर्मस्पर्शी भाव छुपा हुआ है, इसके अंदर कितने विचार है, ये इसे फैला देना, विस्तृत कर देना। जब इस वाक्य को हम विस्तृत करेंगे, इसे फैला देंगे और इसके पीछे स्वामी विवेकानंद का क्या कहना है, ये जब हमें समझ में आएगा और उसे हम लिखेंगे, उसका विस्तार करेंगे उस वाक्य का, तब उसे पल्लवन कहा जाएगा। रोशन नामक लड़का बीच में सवाल करता है, हम जैसे विद्यार्थियों के लिए पल्लवन कला को आत्मसात करने की क्या आवश्यकता है? हम तो साहित्यकार नहीं है, इस संदर्भ में जानकारी दीजिए ना सर। तो अध्यापक कहते हैं, रोशन तुम अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, यह जिज्ञासा सराहनीय है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। रोशन कहते हैं, जी सर, हमें इस विषय की भी जानकारी चाहिए। तो अध्यापक कहते हैं, वर्तमान युग विज्ञान का युग है, आज के बच्चे वैज्ञानिक युग में पल रहे हैं। हमारे साहित्य में लेखक, विचारक, कवि अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करते हैं। हम उनके विचारों को समझ नहीं सकते, तब पल्लवन हमारी सहायता करता है। परंतु बच्चों, केवल विषयगत ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता है, अपितु आज के युवाओं के लिए अनेक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार तैयार हो जाता है। पल्लवन व्यक्तित्व निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तैयार कर सकता है। तन्वी कहता है, वह कैसे? तो अध्यापक कहते हैं, अब गौर से सुनो। शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास की भी आवश्यकता होती है। केवल शिक्षा तथा साहित्य में ही पल्लवन का महत्व नहीं है, बल्कि उत्कृष्ट वक्ता, पत्रकार, नेता, प्रोफेसर, वकील आदि पद प्राप्त करने के लिए इस कला से अवगत होना आवश्यक है। इतना ही नहीं, कहानी लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन, समाचार, राजनीति तथा अनेक व्यवसायों में भी पल्लवन का उपयोग होता है। हमारे कैरियर की दृष्टि से भी पल्लवन उपयुक्त है। हमारे करियर के लिए भी पल्लवन उपयुक्त है। जैसे उत्कृष्ट वक्ता बनने के लिए, पत्रकार बनने के लिए, नेता बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, वकील बनने के लिए भी पल्लवन इस कला का अवगत होना बहुत आवश्यक है। इतना ही नहीं तो कहानी लेखन में, संवाद लेखन में, विज्ञापन लेखन में, समाचार लेखन में, राजनीति में, इन अनेक व्यवसायों में पल्लवन का उपयोग होता है। इसलिए हमारे करियर की दृष्टि से भी पल्लवन बहुत उपयुक्त है। तो मितवा नामक लड़का बोलता है, सर जी कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप।
लेकिन मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है कि पल्लवन की विशेषताएं क्या होती है। तो अध्यापक कहते हैं बताओ। बताता हूँ, इन्हें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं पल्लवन की विशेषताओं बोर्ड पर लिखता हूँ। और पल्लवन की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर अध्यापक जानकारी देते हैं। पल्लवन की पहली विशेषता है कल्पनाशीलता, दूसरी विशेषता है मौलिकता, तीसरी विशेषता है सृजनात्मकता, चौथी विशेषता है प्रवाहमयता, पांचवी विशेषता है भाषा शैली, छठी विशेषता है शब्द चयन, सातवीं विशेषता है सहजता, आठवीं विशेषता है स्पष्टता और नौवीं विशेषता है क्रमबद्धता। इस प्रकार से 9 विशेषताओं के साथ पल्लवन लिखाया जाता है या पल्लवन में ये 9 विशेष बातें दिखाई देती है। एक लड़की सर से पूछती है कि हाँ सर जी, क्या पल्लवन लिखने कोई अलग शैली होती है? तो अध्यापक कहते कि हाँ, पल्लवन लिखने की अलग अलग शैलियाँ होती है। वो इस प्रकार से है। अब शैलियों के बारे में जानकारी लेखक दे रहे हैं। इसमें विषय प्रवर्तन प्रथम वाक्य से ही प्रारंभ हो जाता है। इसमें इधर उधर बहकने एवं लंबी चौड़ी भूमिका बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रथम वाक्य से ही श्रृंखलाबद्ध, रोचकतापूर्ण एवं उत्सुकता भरे वाक्य लिखने चाहिए। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि प्रारंभिक 2-3 वाक्यों को की भूमिका बनानी चाहिए, मध्य के 10-12 वाक्यों में विषय प्रतिपादित करें तथा अंतिम 2-3 वाक्यों में उपसंहार प्रस्तुत करें। ठीक है दोस्तों, आज हमने यहाँ पर पल्लवन इस विधा की शुरुआत की है जो व्यावहारिक हिंदी का पहला भाग है। और आज हम यहाँ पर रुकेंगे जहाँ पर अध्यापक जो है विशेषताएं बता रहे हैं यहाँ पर पल्लवन की। तो इसके बाद के वीडियो में हम पल्लवन की विशेषताएं यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।